हमारे भाऊ साहब श्रीधर वासुदेव कालवे जी के शताब्दी वर्ष पुण्यतिथि पर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे भाऊ साहब का वो ग्वालियर का घर जो उन्होंने बनवाया था और जहाँ 10 वर्ष तक NFI FWI का ऑफिस भी रहा, जहाँ वो कार्य करते थे। उनके साथ के लोग जो उनसे जुड़े रहे, उनके परिवार के सदस्य, आज भी जो उनकी वंश बेला है उसमें सभी सदस्य उनके बारे में कुछ न कुछ शब्द कहना चाहते हैं, वो भी आप सुनेंगे। जिनके घर में वो ग्वालियर में रहे वो भी सदस्य आपसे रूबरू होंगी और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर बताएंगी। तो आइए देर ना करते हुए हम उनके घर के वीडियो को देखते हैं और उन सभी वीडियो को देखते हैं जो उनके परिवार के सदस्य, मित्रगण, उनके खास सदस्य आप सभी को संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। यह है हमारे आदरणीय कालवेट जी का पुराना घर। जिस समय वो नौकरी किया करते थे ग्वालियर में, तब वो यहाँ रहा करते थे। आजकल यहाँ पे मिस्टर वकील जी रहते हैं, जिनको ये बेच के गए हैं। ये है वो पुराना घर। नमस्कार। बहुत साल पहले हम जब ग्वालियर में थे तब कालवेट कुटुंबीय हमारे घर के सदस्य बने। मैं ममता आप्टे, डॉक्टर शरद आप्टे की पत्नी, हमारे घर में कालवेट जी किराएदार के रूप में आए। पूर्ण कुटुंब जब हमारी फैमिली में आए यह पता भी नहीं पड़ा। अति सज्जन साधे लोग थे। आज उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। मैं उनकी अनेक यादें मेरे सामने आ रही है। एक याद मैं कभी भी उसको भूल नहीं पाऊंगी। इमरजेंसी चालू हो चुकी थी, वातावरण गंभीर ही था। एक दिन भाऊ बोले, मालूम नहीं मुझे कभी भी सरकारी मेहमान बनकर जाना पड़ेगा। भाऊ LIC में कार्यरत थे और यूनियन के लिए बहुत ही काम करते थे, इतना ही मालूम था। और वह दिन आ ही गया। अरविंद हमारे घर आया और बोला, चलो भाऊ आपको बुला रहे हैं। उनके हमारे घर में खाली एक दीवार थी। मैं जा रहा हूँ सरकारी मेहमान बनकर, मालूम नहीं कितने दिन रहूँगा, महीने लगते हैं। आप जरा फैमिली की तरफ ध्यान रखना। हमने बोला, आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन भाऊ, कुसुमताई और बच्चे सब शांत थे।
यह प्रसंग मैं कभी भुला नहीं सकती। मैं पूना में मेरे काम के लिए LIC के दफ्तर में गई थी। अंदर जाते ही दीवार पर मुझे उनका फोटो दिखा। मैं तो देखते ही रह गई। मैंने पूछा, यह किसकी तस्वीर है? जवाब आया, अरे आप जानते नहीं, यह तो हमारे भगवान हैं। हमारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने यूनियन के लोगों के लिए बहुत काम किया है, यह मुझे मालूम था। लेकिन आज भी यह काम उनके इतना लोग इनको मान देते हैं, यह देखकर मैं अचंभित रह गई। नहीं तो लोग जरा सा एक काम अच्छा बन जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जब मैंने बता दिया यह हमारे घर में 10 साल रहते थे और अभी भी उनके फैमिली के साथ हमारा रिश्ता है, हम कितने भाग्यवान थे, यह मुझे अब पता पड़ा। अच्छे इंसान, उत्तम लेखक, कवि, अभिमान रहित, रहन सहन सीधी, यह ऐसे ये लोग थे। यह हम देखते ही थे। ऐसे महान व्यक्तिमत्व को देखने हमें पता पड़ा कि उनकी महानता क्या है। उनको सादर प्रणाम। मैं अरविंद कालवीट, भाऊ साहब का सबसे बड़ा पुत्र, मैं आपको अपनी ओर से और कालवीट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें 3 दिसंबर 2024 को भाऊ साहब की जन्म शताब्दी का समारोह जो मुंबई में होने जा रहा है, सम्मिलित होने के लिए आपने हमें बुलाया है। यह हमारे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। मैं नेशनल फेडरेशन अपनी ओर से और कालवीट परिवार की ओर से शतशः नमन करता हूँ कि आप आज भी इतने सालों बाद भाऊ की याद अपने दिलों में ताज़ा रखे हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं और नेशनल फेडरेशन का आपके समर्थ हाथों में इसी तरह कार्य आगे चलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुरेंद्र खिरवाड़कर है। भाऊ साहब की पत्नी स्वर्गीय कुसुमताई का छोटा भाई। आज जब आप सब लोग स्वर्गीय भाऊ साहब की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो मेरे मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ी हैं। भाऊ साहब को मैंने पहली बार देखा तो शायद मैं कुछ 7-8 साल का होऊंगा। इंदौर में वो मेरी बड़ी बहन कुसुमताई को मिलने के लिए हमारे घर आए थे। मुझे भाऊ साहब शुरुआत से ही बहुत अच्छे लगे। हमारे दोनों के बीच के उम्र के अंतर के बावजूद उनका मेरे साथ जो व्यवहार था वो एक मित्र की तरह था। उनका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, संभाषण करने की शैली, काव्य शास्त्र और विनोद का अभ्यास, इन सब का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ। मैं समझता हूं कि मैंने जीवन में जो कुछ हासिल किया है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय श्री भाऊ साहब को जाता है। भाऊ साहब एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। शायद बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि वो एक मान्यता प्राप्त कवि और नाट्य कलाकार थे। ग्वालियर में एक नाट्य संस्था जिसका नाम था आर्टिस्ट कंबाइन, उसके वो अग्रणी सदस्य थे। कहने के लिए तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक याद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन 1953 में 1953 में श्री
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, जिसके वो अध्यक्ष थे, उसने कश्मीर के लिए भारत में विलय के लिए आंदोलन छेड़ा था। उनका नारा था, नहीं चलेंगे दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। भाऊ साहब ने इस आंदोलन में एक प्रमुख हिस्सा लिया था। ग्वालियर में उनका घर जत्थों में शामिल कार्यकर्ताओं का आश्रय स्थान था। जब श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रीनगर की जेल में 23 जून 1953 में 23 जून 1953 में देहांत हुआ, तब भाऊ साहब को बहुत गहरा सदमा प्राप्त हुआ और उस शोक में उन्होंने एक कविता लिखी जो मुझे इंदौर की जनसंघ जनसभा में सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये मेरा सौभाग्य है कि उस सभा की अध्यक्षता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के एक उभरते हुए युवा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और उन्होंने उस भावभीनी कविता को बहुत सराहा था। भाऊ साहब जैसा व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर आजकल। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। अपना जीवन LIC के फील्ड ऑफिसर्स को संगठित करने में और उनके संघर्ष को यशस्वी करने में समर्पित किया। ऐसे महान व्यक्ति को याद करके, उनके महान कार्य को याद करके, उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम उन्हें सही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हसरत जयपुरी साहब ने ठीक कहा था, जाने वाले कहीं नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। भाऊ साहब अमर है, हमारे आपके दिलों में वो अभी रहते हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मी कर्नल मधुकर सरदेसाई। भाऊ कालवीट का 10वां ग्रह मतलब जमाई। मैं आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रीत्या नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार हूं, पर आपके साथ इस ऑडियो वीडियो के जरिए बातचीत करने का सौभाग्य मुझे मिल गया। यही मेरे लिए कीमती है। भाऊ के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। उनका बयान करना मतलब कि पूरे शब्दकोश आपके लिए कम पड़ जाएंगे। एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व था। भाऊ साहब के बारे में एक चीज जरूर मेरे को याद आती है कि भाऊ साहब, उनको किसी चीज का मोह नहीं था। वो कोई चीज अगर दूसरे को देने की हो तो फट से तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर चीज आप दूसरे को दे दो, उसमें जो उसको आनंद और समाधान मिलता है वही मेरा समाधान है। मेरे को एक चीज याद आ गई। शादी के बाद में जब मैं पहली दिवाली के लिए उनके घर पूजा के लिए गया था, तो उस पूजा में उन्होंने, दिवाली की पूजा में, एक सोने की गिन्नी मेरे हाथ में रख ली और पूजा में रखने के लिए बोल दिया। मैंने पूजा करवा दी और उसके बाद दूसरे दिन जब पूजा सामान समेट रहा था तो वही गिन्नी उठा के उनके हाथ में मैंने दे दी। तो उन्होंने उठा के फिर मेरे हाथ में वो रख दी, बोलते ये आपके लिए।
मैंने बोला मेरे को किस लिए? बोलते नहीं, आपको ये पसंद आई है तो आप रख लो। मैंने बोला ऐसी कोई बात थी नहीं। बोलते नहीं, ये मेरे को मेरे ससुर ने दी थी, आज मैं अपने जवाई को दे रहा हूँ। देख लो, देने का आनंद उन्होंने कैसे उठाया और साथ में मेरे को भी बताया, और मैंने भी यही फॉलो किया कि मैंने अपने जवाई को यही गिन्नी वापस कर दी, अपना कर्जा उतार लिया। एक चीज जरूर थी, भाऊ नास्तिक थे, कभी किसी मंदिर में नहीं जाते थे, किंतु उनकी नास्तिकता में एक आस्तिकता थी। उनका एक मराठी गाना है या कविता है, उसमें वो लिखते हैं, आगा तुझा नाही आलो कधी मंदिरात, आगा तुझा आलो नाही कधी मंदिरात। हे भगवान, तेरे मंदिर में मैं कभी नहीं आया, कोई आशा लेके नहीं आया। पर आगे बोलते, पर कुठेतरी जोडावेसे वाटतात हात। और ही यही आस्तिकता है, पहले नास्तिकता में उनकी आस्तिकता है। बहुत अच्छी तरह से जिए और उनके हर एक चीज में यही चीज नजर आती है, दूसरों को देने का और उसका आनंद उठाने का। धन्यवाद। मैं भाऊ काळवेट जी की बड़ी सुषा सौ शुभंगी अरविंद काळवेट आपके सामने उनके बारे में अपना मनोगत व्यक्त करना चाह रही है। भाऊ काळवेट जी को मैंने शादी के पहले से जाना हुआ था। उस समय एक ही भावना थी कि वह कोई बड़े व्यक्ति हैं, इस कारण एक आदर की भावना थी। पर मेरी शादी अरविंद जी के साथ होने के बाद मेरा उनका नाता एक पिता और पुत्री का नाता था। एक पिता अपनी पुत्री के साथ जैसा प्रेम करता है, उसी प्रकार उन्होंने आदरयुक्त प्रेम हमेशा मुझे दिया हुआ है। मैं खुद को बड़ा भाग्यवान समझती हूँ कि शादी के बाद मुझे इन पिताजी के साथ रहने का 5 साल का मौका मिला। इन 5 सालों में हमने अपना जीवन सभी परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी आनंद में व्यक्त किया हुआ है। हालांकि वो घर में बातें कम ही करते थे, पर जब भी घर पर गपशप होती थी तब उनके बोलने के लहजों के कारण हमारे घर में हंसी मजाक के फव्वारे ही उठते थे। उन्होंने पिता के दायित्व के साथ मुझे घर के कामों में भी काफ़ी मदद की है, और मैं इस बात को बताना चाहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने उनके हाथ से बनाया हुआ खाना मुझे बड़े प्रेम से खिलाया है। वही मेरे लिए उन्होंने दिया हुआ बड़ा प्रसाद है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रोहिश अरविंद कालवेट है। मैं पूना में रहता हूँ और भाऊ आजोबा का मैं सबसे बड़ा पोता हूँ। हालांकि मैं पर्सनली भाऊ आजोबा को इतना पहचानता नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे वीवी अपटे जी, तो उनके साथ मैंने बचपन में काफ़ी वक्त गुजारा है और महसूस कर सकता हूँ कि भाऊ आजोबा कैसे रहे होंगे, जो नेशनल फेडरेशन के लीडर थे। और आप जो ये कॉन्फ्रेंसेस में आप सभी के साथ जो इंटरेक्शन होता है मेरा, और इसके पहले जो लोनावला में भी हुआ था, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने जो पर्सनल लाइफ को साइड में रखते हुए आप सभी के लिए जो काम किया है और जो काम आप लेके जा रहे हो आगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टचिंग है हमारे लिए। उनकी जो पुस्तक उन्होंने लिखी है वो पढ़ के या बाकी सबसे इंटरेक्शन करके जो पता चलता है कि वो काफ़ी मिलजुल के रहने वाले इंडिविजुअल रहे होंगे, और जो श्रेय और जो प्यार आप सब उनको दे रहे हो ऐसे कॉन्फ्रेंस करके, तो इट्स अ वंडरफुल प्राउड फीलिंग एज अ ग्रैंडसन। और इस सभी के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और ये कोलैबोरेशन आगे चलता रहे ऐसी मेरी काफ़ी इच्छा है, और आप सभी के लिए शुभकामनाएं भी। थैंक यू। नमस्ते, मैं कस्तूरी बिशीकर। मैं भाऊ आजोबा की नाती हूँ। मैं भाऊ आजोबा से कभी मिली नहीं क्योंकि मेरे पैदा होने के पहले ही वह गुजर गए,
लेकिन मेरे बाबा अरविंद कालवेट भाऊ आजोबा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करते थे। ये कहानियाँ सुन के ही मेरी पहचान हुई उनसे। ये अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पायल खानवलकर, श्री भाऊ कालवेट की सबसे बड़ी और पहली नातिन। यूं तो मेरी यादें धुंधली हैं क्योंकि भाऊ बहुत जल्दी गुजर गए थे, मैं काफी छोटी थी। पर मुझे एक बात याद आती है, मैं रही होंगी 4-5 वर्ष की। उस उम्र में बच्चे बदमाश होते हैं। मुझे याद आता है हमारे नाना जी के घर जो काम करने आती थी, उसकी बिटिया की चप्पलें मैंने उठा के कचरे के ढेर में फेंक दी। नाना जी की लाडली थी, पर नाना जी ने फिर भी मुझे बोला, तुमने गलती की है, चप्पलें भी तुम उठा के लाओगी और धोकर उसको दोगी, क्योंकि कचरे में तुमने फेंकी। भाव के लिए सब समान थे, भाव भेदभाव नहीं करते थे। अगर हम इसको आज के नजरिए से देखें तो आज हम बहुत डाइवर्सिटी और इन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो भाव अपने जमाने में अपनी सोच में काफी आगे थे, काफी फॉरवर्ड थिंकिंग थे। माँ और मामाओं के बीच में भाव ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी उन्होंने। तो जितना सुन के, जितना बहुत थोड़ा याद है, मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं भाव की फैमिली मेंबर हूं। और इस बात की भी खुशी है कि इतने वर्षों उपरांत भी भाव को वही प्रेम और वही सम्मान दिया जा रहा है। धन्यवाद आपके इस अवसर में मुझे हिस्सा बनने का मौका देने के लिए। हाय, मैं उन्मेष, भाऊ साहब का सबसे छोटा बेटा। एसोसिएशन की तरफ से जो आमंत्रण मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद भी एसोसिएशन को भाऊ साहब की और हमारी याद है।